हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है जेईई मेंस टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये पेपर कंडक्ट कराया गया था 9th जन और सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो पेपर देखें, क्वेश्चन नंबर 26 आप देखो। इसमें तो बोला गया है कि ये पी ब्लॉक का वेल नोन रिएक्शन है। इसमें क्या है कि द रिएक्शन ऑफ एक कंपाउंड दिया हुआ है इन्होंने B3N3H3Cl3 ये कंपाउंड इन्होंने मेंशन किया है। और इसको क्या किया हुआ है, ये कंपाउंड ए है जिसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसका रोल समझ में आ जा सकता है कि ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड की तरह काम करेगा। और जैसे ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन में फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। आइडिया इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोला जाता है, बहुत बार ये डिस्कशन का पार्ट रहा हमारे क्लास में। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, दैट इज बोराजीन। बोराजीन भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसका स्ट्रक्चर की बात कर लें, एक बार आइडिया लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, राइट। बेंजीन आइसोस्ट्रक्चरल टू बेंजीन होता है, इसलिए इसको नाम भी इनऑर्गेनिक बेंजीन भी मेंशन किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन ये है, आप जो है रख सकते हो नाइट्रोजन यहाँ पे, बोरॉन इस तरीके से, बोरॉन एंड देन नाइट्रोजन, ये केस हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कंपाउंड को बोला जाएगा बोराजीन। अब ये रिएक्शन कैसे होगा ये समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैसे डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज देखो इस केस में क्या रहा होगा कि क्लोरीन ग्रुप रहा होगा, राइट। दिस क्लोरीन रहा होगा। अब इस क्लोरीन को इसने जो है किससे रिप्लेस किया हुआ है, हाइड्रोजन से। तो उसके लिए ये जो रिएजेंट है लिथियम बोरोहाइड्राइड, वो यहाँ पे वर्क किया गया होगा। तो ये कंपाउंड रहा हम लोग का बोराजीन, जो कि प्रोडक्ट बी है। उसके अलावा एक और कंपाउंड के बारे में आइडिया लगना है, कंपाउंड सी। अब इस केस में क्या है कि समझो कि इसको रिएक्ट कराया इन्होंने किसी कंपाउंड सी के साथ, करेक्ट, कंपाउंड सी के साथ में। तो एक आइडिया बिल्कुल आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होगा, 3 क्लोरीन। अब इस केस में देखो कि जब सी के साथ रिएक्शन इन्होंने कराया हुआ है, सॉरी, द फर्दर रिएक्शन ऑफ ए विथ सी लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H3N3B3Me3। ये आपका जो है प्रोडक्ट बन रहा है जब सी के साथ रिएक्ट करा रहा है। होगा क्या कि अब इसको भी समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन था उसको आपने रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। कौन सा रिएजेंट वर्क किया जा सकता है जो कि एज ए सोर्स ऑफ जो है हम लोग बोलते हैं एल्काइल एनायन की तरह काम करे, मींस जो है कार्बन आयन की तरह मिथाइल कार्बन आयन। तो क्या केस हो सकता है, आप क्या यहाँ पे ले सकते हो, सबसे सुटेबल क्या हो सकता है सोर्स के लिए? तो ऑप्शन में भी देखोगे तो ये मेंशन किया हुआ है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये CH3MgBr किसके तरह काम करता है, ये काम करता है एज अ सोर्स ऑफ CH3- यानी कि इस तरीके से कार्बन आयन की तरह। अब ये क्या करेगा, ये रिस्पेक्टिव जो क्लोरीन प्रेजेंट होंगे ना इसमें, इस क्लोरीन को CH3- से रिप्लेस कर देगा और जो करेस्पॉन्डिंग ये जो प्रोडक्ट है आपको दे देगा। तो ऑब्वियसली आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कंपाउंड बी एंड द सी आर रिस्पेक्टिवली। कंपाउंड बी हम लोग का ये हो गया, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन हो गया। और जो है दूसरा कंपाउंड के बारे में पूछा गया है, दैट इज कंपाउंड सी व्हिच रिएक्टेड विद दिस कंपाउंड एन एंड गिविंग दिस कंपाउंड। तो अब इसलिए आप जो है सी के बारे में आइडिया लगा सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MEMgBr, यानी कि that is methyl magnesium bromide. Which option will be correct in that case? That clearly the second answer will be correct in this case. तो क्वेश्चन नंबर 27 देखें, क्या बोला है, the true statement among the following। पहला इन्होंने मेंशन किया है, the first is S is the function of temperature but del S is not function of temperature। इसी तरीके से अदर ऑप्शन भी मेंशन किए हुए हैं, यानी कि एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर और नॉट। थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं, एंट्रोपी क्या होता है, दैट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ऑब्वियसली इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज गोइंग टू गेन द सम एनर्जी and if the molecule is going to gain the enthalpy of energies, obviously that what we are going to observe, the entropy will increase. And this because there is the relation, what is the relation? Because the energy we can measure in the form of temperature, and that we know that energy is linked to the entropy also. The what we can consider that the entropy in some way, the entropy will be the function of the temperature. Now we will consider the corresponding entropy change। entropy change को कैसे लिखा जा सकता है, we can write dS equal to dQ/T, correct? we can write this one। अब यहाँ में क्या है कि अगर आप जो है एंट्रोपी चेंज की बात करो, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, dQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC/dt लिखा जा सकता है। तो क्लियरली आप जो है इसको अगर आप कंसीडर करोगे तो ये दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। ओवरऑल आप जो है जब एंट्रोपी चेंज की बात करोगे, डेल S
दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बोला गया कि एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज बोथ विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो ऑप्शन इसमें अगर मैं करेक्ट बोलूं कि विच ऑप्शन आप इसमें देखो क्वेश्चन में, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियरली थर्ड ऑप्शन, बिकॉज बोला गया कि बोथ डेल एस यानी कि एंट्रोपी चेंज एंड द एंट्रोपी विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो वी कैन गो विद द ऑप्शन थर्ड इज द फॉर द क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कैसे लिखा जाएगा, देखो जो है पहला ऑप्शन देखें तो क्लोरीन इसमें है CH डबल बॉन्ड CHNO, ठीक है। नो डाउट इसके साथ जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में जाएगा, जिसकी वजह से ये कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को गेन करेगा। यहां पता है कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग -M एंड -I, इस तरीके से जो है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही ये, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है, हम लोग को आइडिया है, और उतना ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है, ये भी हमारे को आइडिया है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये केस हो गया। यहां तो क्लोरीन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, बट CH3 का कोई रोल है इसमें, नो, ये अदरवाइज यहां तो हम लोग रेजोनेंस इसके साथ नहीं देख सकते हैं। देन बात करें इसमें थर्ड ऑप्शन की, तो क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH OCH3। अब यहां से क्या है कि A+ इफेक्ट है, इधर से भी A+ इफेक्ट है, थोड़ा एक दूसरे को क्रॉस कंजुगेशन के लिए क्रॉस कंजुगेशन में जाएगा तो उतना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं गेन करेगा। जैसे ही एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज होगा ना, जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है गेन कर रहा है वो स्लाइटली उतना जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे कि रेजोनेंस अगर उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है इफेक्टिव। तो अब बात करते हैं फोर्थ केस में, तो क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें आप समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज क्लोरीन इधर रेजोनेंस में जाएगा, बट यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको विड्रॉ करे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो क्लियरली आपके पास ऑप्शन में से जो है जो करेक्ट ऑप्शन जाता है, जिसमें कि अगर हम लोग बोले कि जिसमें बोला गया कि अब शॉर्टेस्ट डबल बॉन्ड क्या होगा, तो इन दैट केस जितना ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट हो, राइट, ये कि यही केस देखने को मिला। अगर चारों केस में देखो तो एक यही केस है कि जिसमें NO2 -M एज वेल एज द -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा, मेनली -M इफेक्ट ही रोल में आएगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन का वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो वी कैन गो विद द ऑप्शन फर्स्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इस पेपर का वन ऑफ द आसान प्रॉब्लम है। और क्या इसमें बोला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन में, अमॉन्ग द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद द लोवेस्ट आयनिक कंडक्टेंस एट द 298 के। तो इसमें बात करें, फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन में दिया वाटर फ्रॉम द वेल, एंड सेकेंड डिस्टिल्ड वाटर, थर्ड सी वाटर, सैलिन वाटर यूज फॉर द इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो अब इसलिए ये आइडिया कैसे लगा सकते हो कि किस कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। कंडक्टेंस डिपेंड करेगा कि जो आपका जो है वाटर है उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है। अब इसको जो है पूछा गया कि इन विच केस द लीस्ट कंडक्टेंस विल बी देयर। तो मैं ये आइडिया तो लगाना सिंपल सा है कि अगर मुझे कंडक्टेंस देखना है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितना आयंस ज्यादा होगा उतना ही उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब इसमें ऑप्शन की बात करें, वाटर फ्रॉम द वेल, वाटर फ्रॉम वेल में क्या होगा कि स्लाइटली कुछ कैटायन होंगे, मैग्नीशियम या कैल्शियम कैटायन प्रेजेंट होते हैं वाटर फ्रॉम द वेल, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन। नाउ सेकेंड दे हैव मेंशन डिस्टिल्ड वाटर, इसको प्योरली क्लीन किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। अदर ऑप्शन भी हम लोग चेक करते चलते हैं। थर्ड इज सी वाटर आपको पता है कि जो है सैलिन इन द नेचर होता है, मींस सोडियम क्लोराइड एंड डिफरेंट सॉल्ट विल बी प्रेजेंट इन द सी वाटर, तो दे हैव थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट। देन fourth they have mentioned saline water used for the intravenous injection. If they have mentioned saline water, because some ions will be surely present in this type of injection, that is intravenous injection, that is also going to be slightly contain ionic group, and if that is contain ionic group, surely they have some conductance. So we can go with the which option will be correct in that case. The correctly that second they have mentioned distilled water, the second will be correct for the question number 29. क्वेश्चन नंबर 30 देखें जो आप, तो इसमें क्या बोला है कि ये फिगर इन्होंने ड्रॉ कर रखा है, और इसमें क्या बोला है कि एक कंपाउंड ए है जिसको स्क्वायर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कंपाउंड बी प्रोडक्ट बी है, ये हम लोगों ने रिएक्टेंट मेंशन किया है, बी जो है हम लोग का प्रोडक्ट है जिसको इन्होंने सर्किल से मेंशन किया हुआ है। पूछा गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता है कि
K जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट होगा ये रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हम लोग का, दैट इज प्रोडक्ट इज B एंड दिस इज द रिएक्टेंट इज A। ये हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है, निकाला जा सकता है। काउंट कर लो, नंबर सिंपली काउंट कर लो, आप क्लियरली देखोगे जो सर्किल वाले इसमें रिप्रेजेंट किए गए यानी कि जो प्रोडक्ट बी है उसका ऑलमोस्ट नंबर जो है आ रहा है इसमें 11 के आसपास, 11 आ रहा है। और इसमें काउंट करोगे स्क्वायर वाले को काउंट करोगे, ये वाला जो कि नियर बाई वैल्यू दे रहा है 6 दे रहा है काउंट, जो ये जो वैल्यू होगा ये आपका किसके अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। इसमें तो आंसर अगर देखा जाए देखिए आंसर है जो 2 के अप्रॉक्सीमेट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर द क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि विच पॉलीमर है द कायरल मोनोमर्स। तो जो है क्या क्या इन्होंने पॉलीमर दिया हुआ है, आपको पॉलीमर दिया हुआ है PHB, ठीक है। इसका पता है क्या होता है इसमें, तो जो है इसमें होता है हम लोग बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी, 2 पॉलीमर इसमें यूज किया जाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, और दूसरा पॉलीमर दूसरा मोनोमर क्या होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये हम लोग का मोनोमर होता है। एक बार स्ट्रक्चर बना लें, यहां से आइडिया आ जाएगा। ऑब्वियसली इसमें कंसीडर करें तो जो है COOH, 3 हाइड्रोक्सी है तो OH यहां पे आ गया। क्या ये कायरल सेंटर है? बिल्कुल कायरल सेंटर है, तो ऑब्वियसली यहां पे मेंशन किया जा सकता है। देन इसमें बात करें पेंटेनोइक एसिड में, यहां पे COH ग्रुप हो गया 1 2 3 4 5, यहां पे जो है OH ग्रुप हो गया। दिस इज आल्सो आवर कायरल सेंटर। करेक्ट है इतना। अब बात करें इसमें कि ये तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जो है सेकेंड में नियोप्रीन दिया हुआ है। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, आइसोप्रीन हम लोग बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज आइसोप्रीन। क्या इसमें कायरल सेंटर है क्या, आइसोप्रीन कायरल सेंटर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, हम लोग उसको रिजर्व रख रहे हैं, बट अदर ऑप्शन भी चेक करते चलते हैं द साइमल्टेनियसली। ब्यूना एस की बात करें, ब्यूना एस क्या है, तो इसमें दो आप यूज करते हो, एक तो ब्यूटाडाइन होगा आपका और एक स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन यहां से ब्यूना वाले से, और दूसरा स्टाइरिन, ये आपका मोनोमर हो जाएगा। क्या इसमें से कोई भी मोनोमर कायरल है क्या, नहीं है कायरल, तो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस आंसर। देन बात करें हम लोग नेक्स्ट का, दैट इज नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में क्या होगा आपका, क्या कंसीडर किया जाएगा, तो एक तो एडिपिक एसिड होगा, एडिपिक एसिड जो कि इसमें कायरल नहीं होगा। अगर एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ ऐसे जाएगा, COH 1 2 3 4 5, याद है OMSG, उसको आप जो है शॉर्टिक स्ट्रक्चर निकाल सकते हो एडिपिक एसिड, और साथ में हेक्सामिथाइलिन डायमीन आपका स्ट्रक्चर होगा। दोनों कायरल कंपाउंड नहीं है। अगर दोनों कायरल कंपाउंड नहीं है, NH2 1 2 3 4 5 2 2 4 6 ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका मिथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डायमीन। यहाँ पे दोनों में कायरल नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस आंसर विल बी आल्सो इनकरेक्ट। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन जाता है, दैट इज फर्स्ट कि बोला गया PHB which have the chiral monomer, that is 3 hydroxy butanoic acid and 3 hydroxy pentanoic acid। ध्यान है मोनोमर्स आपका इस केस में, अदर के केसेस में कौन कौन सा मोनोमर है, बट इन दैट केस आवर जो है आंसर विल बी फर्स्ट इन दैट केस फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप देखें, दिया हुआ है उन्होंने 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl and the NaOH solution, aqueous sodium hydroxide. The ratio of volume of H2 evolve in this two reaction. Reaction एक बार देख लेते हैं। जैसे आप जिंक को HCl के साथ ट्रीट करोगे, क्या बनाएगा ये, एनी आइडिया, जिंक क्लोराइड, देन हाइड्रोजन गैस, यही होगा। कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, ये 2 मोल्स के साथ में। हाइड्रोजन देख सकते हो 1 मोल, अगर मैं इसको 5 ग्राम ले लेता हूं जस्ट 1 मोल, तो ये भी 1 मोल बनेगा, राइट, ये हम लोग को पता है। देन बात करें जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट Na2Zn O2, ये होगा। कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स NaOH के साथ में, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन दे देगा, 1 मोल ऑफ H2 जनरेट कर देगा। अगर हम लोग इसको 1 मोल लिया रहता है, तो ऑब्वियसली इसको तो सेम अमाउंट लिया गया ना। जब इसको सेम अमाउंट में लिया गया, और ये रिएक्शन में देख सकते हो कि जो है नंबर ऑफ moles of zinc and number of moles of H2 is same in the both reaction, we can clearly consider that the volume of the hydrogen
जनरेटेड या प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टू रिएक्शन इज गोइंग टू बी द सेम, और जो है इफ दैट इज सेम द रेशियो विल बी ऑब्वियसली द रेशियो विल बी 1:1. द करेक्ट आंसर इन दैट सिनेरियो विल बी थर्ड. वी कैन कंसिडर. क्वेश्चन नंबर 33 देखें. इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखा है. क्या दिया हुआ है इन्होंने, ए जो कि फॉर्म कर रहा है आपको इस तरीके से प्रोडक्ट इन्होंने फॉर्म किया हुआ है. ठीक है, 5 मेंबर रिंग विथ डबल बॉन्ड. ठीक है, ये हम लोग को फेमस बताया, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. कैसा प्रोडक्ट होता है, कहां पे बनता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है. लेकिन हम लोग को रेट्रोसिंथेसिस के लिए जाना है. क्या करना है आपको कि यहाँ पे इन्होंने रिएजेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, वी हैव टू गो फॉर द रिएक्टर. तो एक बार आइडिया लिखते चलते हैं. यहाँ पे पहले इन्होंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HMu के साथ ट्रीट किया हुआ है. देन अल्कोहलिक KOH, पता है अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन विल अकर. देन उसके अलावा इन्होंने थर्ड में मेंशन किया हुआ है O3 मेंशन किया हुआ है विथ डाइमिथाइल सल्फाइड, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक आइडिया दे रहा है. देन इसके बाद जो है इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH एक्वस मीडियम में विथ. तो ये लास्ट स्टेज क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट प्रोडक्ट आया होगा तो इसमें NaOH विथ हीट क्या दिखा रहा होगा कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एल्डोल कंडेंसेशन है वो अकर होगा. तभी यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है. यही होता है एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यही आ रहा है. अब मैं क्या करता हूं कि इसमें 1 by 1 स्टेज को देखते चलते हैं और उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखेंगे. तो होगा क्या कि एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनता था, तो हम लोग H2 रिमूव किए होंगे. तो यहाँ क्या कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, जो इसका रिवर्स वाला प्रोडक्ट है वो आ जाएगा. तो कैसे बनाया जा सकता है इसको देख लो. 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 6 चेन हो गया. और 6 चेन में जो है दोनों जो कार्बन होंगे लाइक 1 यहाँ पे 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 and 6 both have this. यही केस हुआ होगा. और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ऑब्वियसली इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट किया होगा सच दैट कि ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है. तो अब बात करते हैं इसके रिवर्स में जाते हैं. तो ये तो रहा जब इसको आपने NaOH के साथ में ट्रीट किया होगा. रिवर्स में ही हम लोग जाए तो इसको किसके साथ ट्रीट किया गया था, ओजोनोलिसिस O3Me2S. कब ये किया गया होगा, बिकॉज अगर रिंग में रहा होगा तभी ये पॉसिबल है कि दोनों जो आपका जो है एक तरीके से चेन का एंड है, यहाँ पे जो है कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है. तो क्या मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, बिकॉज जब आप इसका ओजोनोलिसिस किए होगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और सिंपली आपको ये प्रोडक्ट मिल गया होगा. तो वी कैन गेस दिस प्रोडक्ट. अब एक और रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH का क्या रोल होता है, हम लोग को पता है कि यहाँ पे एलिमिनेशन अकर होता है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ कहीं ना कहीं जो डबल बॉन्ड हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन होगा तभी ये पॉसिबल है. ब्रोमीन हो जाए या कोई हेल्प, क्योंकि ब्रोमिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को मिलेगा कि यहाँ से वो किया गया हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. अब ये क्या किया गया है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराया गया है. तो ये आइडिया लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि ये साइक्लोहेक्सेन रहा होगा जिसपे आप ब्रोमिनेशन कराओगे HMu के प्रेजेंस में, तो आपको जो है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन मिलेगा. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी आवर रिएक्टेंट A. और आपसे क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दैट सिनेरियो. क्लियरली द थर्ड आंसर विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए. तो इसमें बोला है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन. तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये आयन में जाएगा. जब हम लोग कंसीडर करेंगे आयनिक सॉल्यूशन, तो इन दैट केस क्या होगा, क्रोमियम प्लस 3A ले सकते हैं एंड देन 3OH माइनस ले सकते हैं. करेक्ट है. जो मतलब सॉल्युबल होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, इससे डिसोसिएट होके जो आयन, बिकॉज देखो जब सॉल्ट डिसॉल्व होगा तभी पॉसिबल है, जब ये डिसोसिएट होकर आयन के फॉर्म में जाए तभी ये पॉसिबल है. तो जस्ट एज्यूम कि ये इस तरीके से डिसोसिएशन हुआ. इसका जो KSP वैल्यू है दे हैव मेंशन. KSP इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, क्लियरली आप देख सकते हो KSP दे हैव मेंशन 6 × 10⁻⁻31 दे हैव मेंशन. अब ये काम करते हैं इसमें, जस्ट एज्यूम कि अगर ये S डिसॉल्व हुआ होगा तो ये कितना आयंस फॉर्म किया होगा, 3S हुआ होगा. सिंपल सा केस है. अब इस केस में आप जो है KSP के लिए एक्सप्रेशन लिख लो. KSP क्या हो जाएगा, तो KSP इज इक्वल टू हाउ मच, S × 3S³. करेक्ट. S × 3S³. S के बारे में पता किया जा सकता है, KSP दे हैव गिवन. तो S पावर 4, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, डायरेक्ट S के लिए आता हूँ, दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻31 डिवाइड बाई 27. 27 क्यों, 3 पावर 3 क्यूब. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4. करेक्ट है. अब आपसे किसका पूछा गया, द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड
in the saturated solution of chromium hydroxide, not the concentration of chromium 3 plus. We have to, what we have to do, we have to multiply with the 3, then we can get 3s, that is the concentration of OH minus, correct? Because the concentration of OH minus is not S, that is 3s. अब यहाँ पे 3s की 3 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसलिए इसमें आप 3 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं लिखता हूँ इसको 3⁴ कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको ले सकता हूँ 81 इंटू 6 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई 27 इंटू 1/4। अब इसमें क्या करो आप, जो कितने टाइम्स चला जाएगा, आई थिंक इसको अगर आप कैलकुलेट करो, डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करो तो 3 टाइम्स से जाएगा, तो हो जाएगा क्या 18 इंटू 10⁻31 power 1/4. Which answer will be correct in that case? Clearly the second answer we can consider as the correct answer. Question number 35 जो है, देखें आप, बायोमॉलिक्यूल्स का जो टेस्ट होता है उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो टेस्ट हम लोग कराते हैं केमिकल टेस्ट इन द लैब, उसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला हम लोग का मोलिस टेस्ट है, आइडिया है इसके बारे में? मोलिस टेस्ट किसके लिए कराया जा सकता है? मोलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। आप एक बार देख लो कि मोलिस टेस्ट कैसे हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो मोलिस टेस्ट में होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो कार्बोहाइड्रेट मोलिस टेस्ट अगर मैं बोलूँ, जस्ट मेंशन कर देता हूँ, मोलिस टेस्ट that is for carbohydrate. I am not going for the reaction. आप एक बार रिएक्शन देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन अकर हुआ होगा along with the test. Then बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया। Then इन्होंने बारफोर्ड टेस्ट दिया हुआ है, ये किसके लिए टेस्ट होगा? बारफोर्ड टेस्ट कराया जाएगा for the monosaccharide, for monosaccharide। एक बार आप देख सकते हो रिएक्शन में for monosaccharide, ठीक है, for monosaccharide ले ली। तो अब जो है मोनोसैक्राइड में कौन सा, जिसमें की प्रेजेंस एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, तभी ये पॉसिबल, एल्डिहाइडिक ग्रुप, तभी ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देन सी की बात करें, दैट इज बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट ये कौन सा टेस्ट कराया जाता है? अब जो है एक बार देख लो, बायोरेट टेस्ट हम लोग कराते हैं फॉर द टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो है आप ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो पहला ऑप्शन आप कंसीडर करो, ए लैक्टोज दिया हुआ है, ठीक है, लैक्टोज हम लोग का कार्बोहाइड्रेट है, मोलिस टेस्ट के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा मोलिस टेस्ट। देन आप बात करें बी ग्लूकोज मेंशन किया हुआ है बारफोर्ड टेस्ट के लिए, तो ऑब्वियसली दैट इज मोनोसैक्राइड, और हम लोग को पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट, ये हम लोग को आइडिया है। तो इन दैट केस बारफोर्ड टेस्ट विल बी पॉजिटिव। देन अगर मैं बात करूं कि जो है इस केस में कंसीडर करना सी के केस में, मतलब आप जो है ग्लूकोज दोनों बीच जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों टेस्ट दे रहा है, मोलिस टेस्ट भी देगा और जो है बारफोर्ड टेस्ट भी देगा। मोलिस टेस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है। सी की बात करें तो सी में क्या हुआ है कि ये बायोरेट टेस्ट दे रहा है, मोलिस और बारफोर्ड टेस्ट इसने फेल कर दिया है, बायोरेट टेस्ट दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये हम लोग का जो प्रोटीन होगा ये प्रेजेंट होगा। अब इसमें बात करें प्रोटीन कौन सा होगा? एल्बुमिन। बहुत लोग को डाउट आ सकता है कि सर एलानिन इज पॉसिबल, एलानिन में आपको पेप्टाइड लिंकेज नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट इज, अगर मैं बात करूं कि आपका सिंगल अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड विल बी नॉट देयर। इफ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी नॉट देयर वी कैन नॉट टेस्ट द बायोरेट, बिकॉज दिस इज द टेस्ट ऑफ प्रोटीन। द प्रोटीन विल बी द कंसीडर, वी विल कंसीडर प्रोटीन दैट विल बी द एक polymer of the amino acid. So in that case the peptide linkage will be present and Bayer test will be positive for the albumin and not for the alanine. That is the correct. तो अब बात करें इसमें 35 के लिए which answer will be correct? Clearly we can go for the first answer in this case. क्वेश्चन नंबर 36 जो है वंस अगेन डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, और ये आपको पूछा हुआ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लास्ट ईयर भी इससे 1 or 2 क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया था। तो इसमें डेफिनेशन क्या बेस्ड क्या है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन द पीपीएम। किसके लिए रिक्वायर्ड? तो पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज। गलत है ये। बाय बैक्टीरिया, because bacteria to break down organic waste in a certain volume of the water sample, means कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा by the bacteria to break down organic, जितने ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो भी वाटर बॉडीज हैं उस केस में जो है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा टू ब्रेक दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैट वाटर बॉडी, उसको हम लोग जो है बीओडी में कंसीडर करते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। तो क्लियरली विच आंसर विल बी करेक्ट इन दैट केस? फॉर द 36 वी कैन क्लियरली गो विद द सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, ये इन्होंने क्या बोला है कि कंपाउंड पी दे हैव मेंशन
आप देखो क्वेश्चन में कोई कंपाउंड P जिसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ में NaNO2 विद HCl, और जो टेम्परेचर है इसको जो है लो टेम्परेचर मेंशन करते हैं दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्म करता है कलर्ड सॉलिड, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। देन सेकंड केस क्या है कि जब इसको ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous solvent H2O, ये फॉर्म कर लेता है C7H6NBr3, ये कंपाउंड फॉर्म किया यानी कि ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देगा। अब इसकी बात कर ले, यहाँ पे फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल, सॉरी यहाँ पे बीटा नेप्थॉल के साथ ट्रीट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, सॉलिड कलर्ड सॉलिड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो P क्या हो सकता है? P के केस में अगर देखा जाए, P एक कंपाउंड हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज एनिलीन होगा, तभी तो ये कलर्ड कंपाउंड देगा ना। एनिलीन से क्या होगा, ये पहला जो रिएक्शन होगा डायटाइजेशन होगा, NaNO2, करेक्ट, और NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये इसको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है डायज़ोनियम सॉल्ट में, ये हम लोग रिएक्शन देखते हैं। एंड फर्दर अगर आप इसको बीटा नेप्थॉल के साथ ट्रीट करोगे, जस्ट एज्यूम कि अगर मैं बीटा नेप्थॉल में, इन दैट केस क्या होगा, बीटा नेप्थॉल में ये डाई फॉर्म करेगा। डाई कैसे फॉर्म करेगा, तो कुछ इस तरीके से इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, लाइक दिस कलर डाई फॉर्म करता है, जिसको हम लोगों ने मेंशन किया है इस केस में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दैट इज द येलो ऑरेंज डाई। ये हम लोग का बीटा नेप्थॉल के साथ में रिएक्शन होके ये ऑरेंज डाई फॉर्म करता है एक तरीके से, या मैं बोल दूं कलर्ड सॉलिड, ये मेंशन किया जा सकता है कलर्ड सॉलिड, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड क्या P करेक्ट है क्या, क्योंकि फर्दर इन्होंने क्या बोला है कि जब मैं ब्रोमिनेशन इस पे करा रहा हूं तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6 आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिथाइल ग्रुप बी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा इस रिंग में। अब ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो क्या इसमें ऑप्शन में अगर एक बार आप देखो तो एक तो पहला ऑप्शन इन्होंने NaCH3 दिया हुआ है, क्या वो करेक्ट हो सकता है क्या, एक बार देखो। इस ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट होगा बिकॉज यहां में तो हम लोग को एनिलीन ही चाहिए होगा, तभी डायटाइजेशन अकर होगा, अदरवाइज सेकेंडरी मींस नहीं दिखाएगा डायटाइजेशन। यहाँ पे डायटाइजेशन में भी एक कॉन्सेप्ट में ऐड करूं, जो ये फॉर्म करता है एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट, वही स्टेबल होता है। एलिफेटिक के केस में तुरंत हाइड्रोलिसिस में चला जाता है, जो वाटर प्रेजेंट होगा और अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट दे देगा मेजर अमाउंट में। बट यहाँ पे बात करें तो ये प्राइमरी अल्कोहल रहना जरूरी है, तो क्लियरली हम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लियरली डिस्कार्ड किया जा सकता है, बिकॉज इन दैट केस द फर्स्ट रिएक्शन विल बी नॉट पॉसिबल। देन बात करें सेकंड का केस, सेकंड में इन्होंने मेंशन किया हुआ है मिथाइल को, CH3 ग्रुप को। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमिनेशन के लिए जाता हूं तो क्लियरली क्या होगा कि ये क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, यहाँ ये 3 पोजीशन पे रिएक्शन होगा, तो क्लियरली आपका जो प्रोडक्ट है इस केस में आप क्या देखने को मिलेगा, NH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हम लोग को मेंशन किया गया यही प्रोडक्ट है। तो जो है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में क्या दिया हुआ है आपका अर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एंड फोर्थ में पैरा सब्स्टिट्यूटेड, अगर ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है तो जो है आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो क्लियरली इन दैट सिनेरियो ये हम लोग का करेक्ट स्ट्रक्चर P हो जाएगा, और P के लिए पूछा हुआ है तो P के केस P कंपाउंड P इज मेंशन किया हुआ है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली सेकंड आंसर विल बी करेक्ट इन दिस। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है इन्होंने, the first and second ionization enthalpy of metal is 496 they have mentioned, and the second they have mentioned 4560। एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, किलो जूल पर मोल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, कहाँ 496 एंड देन 4560 है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड दिस इज द सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो इससे आइडिया क्या निकल के आ रहा है कि आइडिया यही निकल के आ रहा है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा मैं उसको इजीली रिमूव कर सकता हूँ, बट जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता, बिकॉज दैट नीड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड इफ दैट नीड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन क्लियरली कंसीडर दैट द मेटल is going to exist in the positive oxidation state, +1 oxidation state, and that will be more favorable। तो ये कंसीडर कर लेते हैं that metal is monovalent metal, चाहे आप सोडियम कंसीडर कर लो, that will be easy for us। हम लोग सोडियम कंसीडर करें तो अब जो है इस केस में बिकॉज इन दैट केस लोएस्ट, ये लोएस्ट है और ये बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस यही सिग्निफिकेंट निकल के आता है कि जो मेटल होगा, मेटल विल बी मोनोवैलेंट, ये सिग्निफिकेंस रिजल्ट निकल के आता है, मोनोवैलेंट, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बोला इन्होंने कि इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने HCl and H2SO4 के साथ में, बोला कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl and H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ मेटल, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मेटल अगर बात करें, मान लो सोडियम आपने लिया 1 मोल, इसको अगर HCl के साथ ट्रीट करोगे क्या फॉर्म करेगा, NaCl, ठीक है,
कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 1 मोल ये ले रहे हो तो ये भी तो 1 मोल ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा, ठीक है, आप बैलेंस कर लो। सोडियम को अगर Na2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए, ये क्या फॉर्म कर लेगा? ये फॉर्म कर लेगा Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। अब इस केस में क्या होगा कि बिकॉज अगर देखो आप तो सोडियम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, कितने के साथ रिएक्ट करेगा? तो 1 मोल अगर आप ले रहे हो तो इसको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? हाफ मोल, तभी ये पॉसिबल है, बिकॉज इसको आप हाफ फॉर्म कर रहे हो तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। अगर ये 0.5 मोल है तो इसमें बोला है कि जो है इनका जो है इस केस में यही पूछा हुआ है हमसे HCl और H2SO4, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1n.5। 1n.5 मींस कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्लियरली थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है रिएक्शन, कुछ रिएक्शन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बेस्ड ऑन रिएक्शन पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस अ रेसमिक मिक्सचर, मींस जो है ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू जनरेट अ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड, वी कैन कंसीडर दैट वन। नाउ वी विल गो फॉर वन बाय वन रिएक्शन, आप एक बार देखते चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको HCl के साथ ट्रीट किया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड है, HCl है, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? पहले H+ इस पे अटैच करेगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। इफ कार्बोकैटायन इज गोइंग टू फॉर्म, दैट कार्बोकैटायन will be square planar. Why racemic mixture is generated with the, if carbocation intermediate will form, that is going to generate a chiral center, because the attack of this Cl- will can occur from this side also and from this side also. If this from both side can occur, obviously this is going to generate a chiral center. So basically reaction, how this reaction will takes place, just I am mentioning that one, H+ will react and this is going to generate a कार्बोकैटायन लाइक दिस वन, ठीक है, ये कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो? व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, द Cl- विल अटैक। यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज Cl- का अटैक अबव द प्लेन हो सकता है, ये बिलो द। बोलेंगे सर ये क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट? यस, अगर कायरल सेंटर जनरेट करना जा रहा है मॉलिक्यूल, वी हैव टू कंसीडर दिस वन, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑब्वियसली इफ दैट इज द कायरल सेंटर, अगर Cl- इस पे अटैक करता है, यहाँ पे आप इस तरीके से देखोगे, इसका अटैक ऐसे होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कायरल सेंटर जनरेट कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी जनरेट अ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, दिस इज द कायरल सेंटर एंड दिस इज गोइंग टू जनरेट अ रेसमिक मिक्सचर। यानी कि फर्स्ट आंसर विल बी नॉट करेक्ट बिकॉज दे हैव मेंशन व्हिच विल नॉट प्रोड्यूस कायरल कंपाउंड। अब इससे बात करें HBr, वंस अगेन सेम रिएक्शन, क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में ये प्रोटोनेट करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जो Br- है, कार्बोकैटायन फॉर्म किया तो ले आके इस पे अटैक करेगा। अटैक कैन बी अकर फ्रॉम द बोथ साइड। व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, तो क्लियरली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ chiral compound that is CHBr and CH3. This will be our compound will be, this will be the chiral center, यानी कि we are going to get a racemic mixture in this case also. देन यहाँ पे बात किया जाए Cn- अटैक करेगा, वह Cn जो है प्रोटोनेट करने का काम करेगा सच दैट इसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज हो। नेक्स्ट स्टेप में Cn- अटैक करेगा। अब ये यहाँ भी सेम कहानी है कि जो CO मॉलिक्यूल है ना, CO ग्रुप है, ये प्लेनार होगा। अब जब प्लेनार है तो द अटैक वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ रेसमिक मिक्सचर इन दिस केस बिकॉज वन कायरल सेंटर विल जनरेट CH3OH, यहाँ पे हो जाएगा Cn, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, and if this is the chiral center, obviously this is the chiral center, and what we are going to observe, we are going to observe a racemic mixture in this case also, यानी कि थर्ड ऑप्शन will not be correct। बात करते हैं इसकी, यहाँ पे लोग हो सकता है लोग जो है सोचेंगे और यहाँ पे chiral center होगा, बट that is possible। देखो आप एक बार इस रिएक्शन को भी मैं दिखाई देता हूँ। होगा क्या कि ये H+ मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, लेकिन क्या है कि इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है। फर्स्ट स्टेज में देखना CH3 और यहाँ पे हो गया CH पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा CH। ये हुआ, ये कौन सा है? 2 सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ से हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, किसके थ्रू? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया जा सकता है, बिल्कुल करा सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा? ये जनरेट कर देगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दैट CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। अगर नेक्स्ट स्टेप में Cl- इस पे अटैक करेगा तो क्या ये कायरल सेंटर रहेगा क्या? जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है इस केस में। तो आप क्या मेंशन कर सकते हो कि हम लोग से पूछा है कि विच इज नॉट गोइंग टू जनरेट अ रेसमिक मिक्सचर इन द प्रोडक्ट, क्लियरली जो है यही केस होगा। अगर इसमें प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH3, यहाँ पे हो जाएगा Cl, करेक्ट, एंड CH2 CH3।
यानी कि we can consider the fourth answer, that fourth answer will be correct. They have mentioned that which will not generate passive mixture. Clearly for the question number what they have mentioned, question number 39, the four answer will be correct. क्वेश्चन नंबर 40 एस ब्लॉक एलिमेंट से है. इन्होंने बोला है कि among the statements A to D the correct ones are, जो है देखिए इसमें ऑप्शन ए मेंशन किया है कि लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इंथैल्पी among the alkali metal. बिल्कुल करेक्ट है. लिथियम बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज बाय स्मॉल चार्ज बाय साइज रेशियो, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी विल बी वेरी हाई फॉर द लिथियम. तो लिथियम का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा फॉर द एल्काली मेटल ग्रुप के लिए. फर्स्ट ए ऑप्शन इज एनी हाउ करेक्ट. देन अब बात करें बी में. बी में मेंशन किया है कि लिथियम क्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन द pyridine. क्या ये सही है? नहीं सही है. बिकॉज लिथियम क्लोराइड विल हैव द मोर कोवैलेंट कैरेक्टर देन द आयनिक कैरेक्टर. If the lithium chloride have the more covalent character, obviously that is going to dissolve in the organic compound. If that is going to dissolve, obviously this pyridine is the organic compound and not the inorganic compound. So clearly B cannot be correct. Then moving to option C, they have mentioned the lithium cannot form ethanide upon its reaction with ethyne. Right? Lithium is only element of the alkali metal which is not going to form ethanide with the reaction with ethyne. But other जो elements हैं that they are going to form ethanide with the reaction with the ethyne. They are going to form surely. The C answer is correct. Then बात करें D में, both lithium and magnesium react slowly with the water. So that is also correct. Lithium and magnesium both will react very slow with the corresponding water. तो ये D option is also correct. Then इसमें A, C, D these three are correct. कौन सा option correct हो जाएगा? Clearly we can go for the second option in that. Second option will be correct for this question. Question number 41 जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा हुआ है और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट इस साल रहा है एनटीओ वालों का, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. दे मेंशन 4 कॉम्प्लेक्सेस और इसके बेसिस पे बोला है कि इन विच व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. अप्रोच कैसे जाएगा? तो हम लोग एक बार जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और उसका जो है इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में वो देख लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा. करना क्या रहता है आपको पता है कि दैट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? n into n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो करना क्या है आपको कि देखना है कि किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ऑब्वियसली दैट हैव द हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. तो अप्रोच कैसे जाएगा? क्लियरली आप जो है देखो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसमें भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस कॉम्प्लेक्स का तो इस केस में क्या होगा? आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसकी बात कर ले निकाला जा सकता है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोबाल्ट का. तो दैट इज गोइंग टू शो आई थिंक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर. अगर ये +1 ऑक्सीडेशन है कौन सा? ये कोबाल्ट का हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये कंसीडर किया जा सकता है. कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. देन इसमें बात करें इसमें आपसे क्या क्वेश्चन? आई थिंक +2 इट विल बी +2 बिकॉज दैट विल हैव द 2+ पॉजिटिव 2 विल बी. अब इसमें कंसीडर करें हम लोग कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें होगा. तो इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ लिगेंड, वाटर एज अ लिगेंड है, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड. ये हम लोग का वीक फील्ड लिगेंड है. तो इस केस में क्या होगा? कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन. जस्ट एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ. इस तरीके से एलिमेंट होगा और यहाँ पे क्या प्रीफर किया जाएगा? पेयरिंग होगा या नहीं होगा? पेयरिंग नहीं होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड है. तो आप देखो क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में? 3d5,4s1. अगर 3d5,4s1 है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? 3d4 होगा. अब इलेक्ट्रॉन को 4 करते हैं. ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. पेयरिंग नहीं अगर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 4. ठीक है. अब बात करते हैं इसमें आयरन का. आयरन की बात करें तो कहां पे जाएगा? तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट. आयरन जो है हम लोग का 6 पे आ रहा है. तो यानी कि इस केस में ग्राउंड स्टेट में होगा 3d6,4s2. करेक्ट. 3d6,4s2 और ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा. वंस अगेन ये क्या है आपका कि ये Cn- क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग मिल कर और इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा? 1 2 3 एंड द 4 5 6 ये होगा. बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रखे हुए, इसका 3d4.
इसके ऑप्शन में, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0 इन दिस केस। अब इसकी बात कर ले, ये क्या है, एक तो डायरेक्ट आइडिया है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये तो आइडिया है। अब बात करते हैं Fe3 प्लस में किस तरीके से होगा इस केस में अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है, दैट विल बी 3d5 है। तो कैसे होगा इस केस में, जो है हम लोग कुछ इस तरीके से ले जा सकते हैं, 3d5 मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इक्वल टू 1, ठीक है, ये आइडिया आ जाएगा। इसकी बात कर लें, ये हम लोग का कौन सा कॉम्प्लेक्सेज है, ये कॉम्प्लेक्सेज है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस केस में ये हम लोग को पता है दैट इज Cl माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड, WF वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 3d7 प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, इसमें 3d7। अब बनाया जाए इसमें इजी ऑर्बिटल जाएगा ऐसे 1 और यहाँ पे T2, ठीक है, 1 2 पेयरिंग विल नॉट बी पर 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 7, ये हो गया 7 हो गया इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3। अब बात करते हैं इसमें ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट को कौन सा फॉलो करेगा, फोर्थ, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका उतना ही स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, फर्स्ट विल बी फॉलोड बाय फोर्थ एंड फोर्थ के बाद आ जाएगा थर्ड एंड थर्ड के बाद आ जाएगा सेकंड। व्हिच आंसर विल बी करेक्ट इन दैट केस, देख लो आप, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, यानी कि थर्ड आंसर विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 42 दैट इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, क्या आपसे मेंशन किया गया है, मेंशन इन्होंने किया हो कि अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन H2CO आर टेकन इन द क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग चारकोल एज अ एडसॉर्बेंट की तरह काम करेगा। द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर ऑफ प्रेशर विद द टाइम, ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, बिकॉज एडसॉर्प्शन विल टेक प्लेस ऑन द surface of charcoal, the corresponding gaseous molecule will adsorb on the surface of charcoal. If that is going to adsorb, obviously the corresponding pressure of this container is going to decrease, but decrement कैसे होगा, तो या तो हम लोग इसमें आइडिया लगाएं, if decrease of the pressure is going to occur, what we can consider that कि ऑप्शन A, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड विल गोइंग टू बी इनकरेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन सेकंड और फोर्थ में से भी कैसे कर्व को फॉलो करेगा, क्या एक कर्व जो है इस तरीके से डिक्रीज होगा, या इसका जो डिक्रीज होगा प्रेशर वर्सेस टाइम का जो कर्व होगा, प्रेशर वर्सेस टाइम हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, प्रेशर वर्सेस टाइम का ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगा, या सडन डिक्रीज होगा, नहीं सडन डिक्रीज नहीं होगा, इसको ऐसे समझा जा सकता है बिकॉज चारकोल में भी तो लेयर बाय लेयर होते जाएगा, जो फर्स्ट लेयर होगा वो फास्टर रेट से बनेगा, सेकंड लेयर थोड़ा सा स्लोअर रेट से बनेगा, थर्ड लेयर एंड सो ऑन। जो हम लोग मोनो लेयर के बाद फर्दर पॉली लेयर देखेंगे तो ऑब्वियसली जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो कर्व जो इसका जाएगा, जो प्रेशर वर्सेस टाइम का जो कर्व है ना, वो सडन डिक्रीज नहीं होने वाला है, ये डिक्रीज करेगा जो है एक तरीके से स्लगिश करते हुए कर्व जाएगा, यानी कि थोड़ा धीरे धीरे ये कर्व डिक्रीज होगा प्रेशर वर्सेस टाइम का। यानी कि क्लियरली जब ऑप्शन की बात होगी कि इसमें व्हाट ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियरली वी कैन गो विद द सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 वंस अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एज अ यूजुअल हो गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के क्वेश्चन को रिपीट करना है, एनटीए वैसा कर रही है, हर पेपर में इन्होंने किया। अगर अभी तक हम लोगों ने जितने भी पेपर डिस्कस किए जेईई मेंस का, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आइसोमर्स ऑफ, इन्होंने कोबाल्ट टेट्रा अमाइन दिया हुआ है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NH3 दे हैव मेंशन 4Cl, ठीक है, दिस इज द हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हेक्सा कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बात करें इसमें, तो इसके में बोला गया कि दैट हैव अ कार्बन क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन बॉन्ड एंगल इज 90, द करस्पॉन्डिंग इज कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स पूछा हुआ है। तो इन दैट केस क्या होगा कि इसको लिया हुआ है कोबाल्ट, इसके साथ क्लोरीन अटैच करा है, क्लोरीन अटैच करा है, बोला है कि कोबाल्ट क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब अदर जो आप केस है इसको जो है अटैच करा दो, NH3 हो गया, इधर NH3 हो गया, इधर आपका NH3 हो गया। बोला क्या है आपसे इस क्वेश्चन में, आपसे सिंपली ये बोला है कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन, क्या होगा इसमें ऑप्शन देखो, सी से ट्रांस, नहीं सी से कॉन्फ़िगरेशन है, 90 है तो CC होगा ना, ट्रांस के लिए तो 180 होना चाहिए, मेरिडोनियल एंड ट्रांस नहीं, ट्रांस ओनली नहीं, गलत है, सिस ओनली दैट इज द करेक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड वी कैन कंसीडर द क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 43 द फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट इन दैट।
क्वेश्चन नंबर 44 आप देखो, बोला गया है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस। ये वन ऑफ दैट क्वेश्चन है जिसको जेई मेंस ने इतने बार रगड़ा मार दिया, मतलब बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, इसी सेम क्वेश्चन को। तो अब बात करें इसमें, द फर्स्ट क्या है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ एनिलीन। आपको पहले ये पता करना है कि इस केस में लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अगर लोकलाइज्ड होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, लेकिन डीलोकलाइज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला इन्होंने एनिलीन दे रखा है। नो डाउट हम लोग को पता है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू डीलोकलाइज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर विल डिक्रीज। एट द सेम टाइम बेसिक स्ट्रेंथ इज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज। द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट आल्सो वी हैव टू कंसीडर। यहां पे बात करें सेकंड की, बात कर ले आप, सेकंड में क्या दिया हुआ है, दैट इज pyridine मॉलिक्यूल। pyridine में क्या होगा, नो डाउट ये जो लोन पेयर है ना ये लोकलाइज्ड ही है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, ये लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज यहां पे था, डीलोकलाइज यहां पे था, यहां पे लोकलाइज होगा। देन बात करें यहां पे, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं है ऐसा, तो यहां पे ये भी लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड वाले का ज्यादा होगा डीलोकलाइज्ड का, ठीक है, डीलोकलाइज्ड से ज्यादा होगा। देन अगर बात करें, ये तो जो है पूछने वाली बात नहीं है, जो दिया हुआ है नेक्स्ट आपको पाइरोल मॉलिक्यूल दिया हुआ है। पाइरोल का प्रॉपर्टीज आपको पता है कि जो लोन पेयर है ये नॉट ओनली कॉन्जुगेशन बट इसके लोन पेयर के पार्टिसिपेशन से एरोमेटिसिटी भी गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो ड्रेस्टिक डिक्रीज होगा बेसिक स्ट्रेंथ में, दैट इज फॉर द पाइरोल के केस में। तो अब जो है ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, तो ऑब्वियसली ये थर्ड वाला, बिकॉज लोकलाइज्ड भी है। और थर्ड और इसमें डाउट है क्या, थर्ड एंड सेकंड में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो आपका sp2 है, लोकलाइज्ड भी है, ये भी लोकलाइज्ड है, बट ये sp2 है और ये आपका sp3, ऑब्वियसली sp2 की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। थर्ड के बाद आपका सेकंड आई थिंक आना चाहिए। सेकंड के बाद क्या कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट, एंड फर्स्ट के बाद जो सबसे लीस्ट होगा दैट इज पाइरोल मॉलिक्यूल, फोर्थ वन, यानी कि व्हिच आंसर विल बी करेक्ट, क्लियरली द फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 वंस अगेन आसान प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। एक बार ड्रॉ कर ले, ऐसे तो हम लोग पूरे ईयर बेंजीन ही ड्रॉ किए हैं मैक्सिमम, बट एक बार ड्रॉ कर देते हैं फॉर द क्वेश्चन से के लिए, क्वेश्चन को जानने के लिए। यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 6। 6 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नॉट जो है नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल जो है। यहाँ पे आप देख, मतलब कार्बन एटम नहीं काउंट करना, हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल। और ईच कार्बन के लिए पता है कि ईच कार्बन के पास कितने होंगे, अगर बात करें एक इधर होगा, एक sp2 ऑर्बिटल इधर होगा, 3 इस तरीके से sp2 ऑर्बिटल होंगे। अगर 3 sp2 ऑर्बिटल फॉर ईच कार्बन एटम है, इन द केस ऑफ बेंजीन, हाउ मेनी कार्बन एटम इज बेंजीन, 6, तो 6 into 3 आप कंसीडर करोगे क्या, टोटल 18 sp2 ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट। और इस केस में क्या आपका आंसर हो जाएगा, क्लियरली आप 45 के लिए सेकेंड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 आप देखें, तो बोला गया है कि 10.3 मिलीग्राम ऑफ O2 इज डिजॉल्व इनटू अ लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml। द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ppm। ppm क्या होता है, या तो आप 10⁻6 ग्राम कंसीडर कर लो, या आप जो है मतलब 10⁻6 ml में कंसीडर कर लो, दैट आपको आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है, 10.30 मिलीग्राम ऑफ O2, दैट इज, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, 10.30 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ O2 लिखा जा सकता है। आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा इसको, इसलिए मैंने लिख दिया। डिजॉल्व इनटू अ लीटर ऑफ द सी वाटर। अ लीटर ऑफ सी वाटर मींस अगर 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर आपका 1000 ml, दैट इज 1000 ml। हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी दे हैव गिवन, ये हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि ये तो ग्राम पर ml है और हम लोग को किसके लिए निकालना है, तो ये हम लोग को निकालना है 1000 ml के लिए, तो इतना ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वेट ऑफ O2, वेट बाई ऐसे कर सकते हो, हम लोग को क्या निकालना है, ppm में निकालना है ना, तो ppm में हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6 पर पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आप लिख लोगे, दैट इज 10.30 इंटू 10⁻³ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻6। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना टाइम जा रहा है, क्लियरली आपका ये 10 टाइम्स जा रहा है, तो 10 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा लेंदियर, या हम लोग बोलते हैं ट्रिकी प्रॉब्लम है, उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है बट स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम है। बोला क्या है कि अ सिलेंडर दे हैव टेकन containing ideal gas and containing a large volume of 0.5 molar aqueous solution of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol at its freezing point. अब if the stopper S1 and S2 are shown in figure this remove, क्या मेंशन किया है, और suddenly withdrawn, the volume of the gas in the liter of the equilibrium will be achieved. तो यहाँ पे इस तरीके से समझा जा सकता है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट पे बोला है, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे है, तो यहाँ पे आइडिया इस तरीके से लगाना कि ये जो आइडियल गैस है ना, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। अब ऑब्वियसली मेंशन किया है कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम, तो कैसे इसको समझा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, पहले इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, डेल टी एफ दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये हो जाएगा, ताकि हम लोग टेम्परेचर निकाल पाए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैलकुलेट कर पाए, तभी आइडिया लगाया जा सकता है। 8 फ्रीजिंग पॉइंट बोला है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या पहले कैलकुलेट कर लो, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल aqueous इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन। अगर इसका मुझे पता चल जाता है टेम्परेचर, वी नो द प्रेशर, we know that pressure, we know temperature, if you know what we can get the pressure of that volume they have asked. तो अब क्या केस है कि डेल टी एफ जो मेंशन, डेल टी एफ वी हैव टू फाइंड आउट, डेल टी एफ दैट इज इक्वल टू के एफ दे हैव मेंशन 2 केल्विन केजी पर मोल एंड एम दिया हुआ है, मोलर कितना दिया हुआ है 0.5, यानी कि डेल टी एफ क्या हो जाएगा 1। अब यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया ना, एट फ्रीजिंग पॉइंट अब 273, जनरली के वाटर का क्या होगा 273, अब 1 डिग्री आपको कम करना पड़ेगा, तो यानी कि मैं टेम्परेचर क्या बोलता हूं, बिकॉज एट फ्रीजिंग पॉइंट बोला गया ना, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 272 केल्विन, यहां तक तो समझ में आता है। अब यही जो टेम्परेचर होगा ना, जो इस सोल्यूशन का या aqueous सोल्यूशन का, ये आइडियल गैस का भी वही सेम टेम्परेचर होगा। तो करना क्या है, आपको सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना, ठीक है, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, एनआरटी बाई पी हो जाएगा। अब रखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे हैव मेंशन 0.1, करेक्ट, आर वी हैव टू टेक 0.08 and temperature we have to take this one, because these two are in the thermal equilibrium to 272 divided by how much pressure they have mentioned, because this will be in the thermal pressure will be also we can consider, because this is the, if you will release this na, the pressure will be, outer pressure in the inner pressure of this ideal gas will be same, because this is also will be the equilibrium, and in that scenario the pressure will be 1 atm। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1 atm रख सकते हो। जैसे ही आप 1 atm रखोगे क्या हो जाएगा, सिंपली आपका आंसर, इसको कैलकुलेट कर लो, आई थिंक दिस विल गिव नियर बाई वैल्यू 2.176, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर इन द लीटर। क्वेश्चन नंबर 48 आप देखें तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखा है, कंपाउंड ए को इन्होंने ट्रीट किया है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, बी फॉर्म किया है, बी को ट्रीट किया है कॉपर के साथ में, तो जो हम लोग को मिला है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड ए। आपको करना क्या है कि एक बार रेट्रोसिंथेसिस के लिए जाओ, आइडिया लगाते जाओ, व्हाट विल बी द रिएक्टेंट ए, कैसे आइडिया लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये एल्कीन बना हुआ है, तो अब बी को जब कॉपर के साथ ट्रीट किया होगा, कॉपर का रिएक्शन याद है, कॉपर का जो है रिएक्शन होता है जब 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग लेते हैं तो एल्डिहाइड है जो प्रोडक्ट बन के आता है, 2 डिग्री के केस में कीटोन बन के आता है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, डीहाइड्रोजनेशन अकर होता है कॉपर के साथ में। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल की खासियत क्या होती है कि डीहाइड्रोजनेशन ना होकर के डीहाइड्रेशन अकर होता है, मींस OH और H रिमूव हो जाता है और करेस्पॉन्डिंग एल्कीन जब प्रोडक्ट दे देता है। तो कहीं ना कहीं जो बी के बारे में वो सिंपली आइडिया लगा सकते हो कि दैट इज गोइंग टू बी आवर 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। नाउ अब केस क्या है कि यहाँ से इन्होंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज किया हुआ है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर इन्होंने यूज किया है 3 मिथाइल ब्यूटीन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज किया हुआ है, तो कैसे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो करना क्या है इसमें कि आपको देखना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो सकता है। अब इसलिए कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा तभी इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक रहा होगा। कैसे होगा इस केस में, मैं इसको अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहा होगा CH3 जो कि आएगा CH3 माइनस, दिस इज फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये H+ इसको प्रोवाइड करेगा और ये एल्कोहल फॉर्म कर जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट
4 मेंबर कार्बन के साथ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आ रहा है। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा C4H8O, यही होगा C4H8O। इसमें बोला है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और टोटल मास कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 56 जो है 56 प्लस 12 हाउ मच दैट विल बी टोटल 56 प्लस 12 हाउ मच यू विल गेट दैट इज 870। ठीक है, आपको इसका परसेंटेज निकालना, व्हाट विल बी द परसेंटेज, ये हो जाएगा आपका दैट विल बी 66.67, दैट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है कि पूछा है कि द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन द क्रोमेट एंड द डाइक्रोमेट मॉलिक्यूल, यानी कि वी सिंपली हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल। क्रोमेट की बात कर ले, क्या हो जाएगा आप इस केस में CrO4 2- दिस इज द क्रोमेट। स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा CrO4, यानी कि ये ऑक्सीजन पे इस तरीके से टेट्राहेड्रल सेपरेट। सही है, कितने बॉन्ड है इसमें 4 बॉन्ड है। दूसरा बात करते हैं डाइक्रोमेट, यानी कि Cr2O7 2-, ये कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा CrO Cr डबल बॉन्ड O O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। दिस इज आवर स्ट्रक्चर। हाउ मेनी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इज प्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 chromium bond is present. We have to consider total number of sum of the chromium oxygen bond present in these two compound, chromate and dichromate. The total sum will be how much? We can get as a 12 as the लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 बोला गया कि सैंपल ऑफ मिल्क स्प्लिट आफ्टर 60 मिनट एट द 300 केल्विन एंड आफ्टर 40 मिनट एट द 400 केल्विन व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस इन इट इज डबल। तो यानी कि जो है एक तरीके से बोला गया है कि जो है रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही है कि जो है लैक्टोबैसिलस जब डबल हो रहा है तो इन दैट केस जो है एक 60 मिनट लग रहा है, एक में जो लो टेम्परेचर है इसमें 60 मिनट लग रहा है दूध को फटने में, और जो है एक में 40 मिनट लग रहा है दूध को फटने में। तो ये केस है हमारे पास सिंपल सा। तो हमारे पास सिंपल सा रिलेशन ये जाता है कि ln क्या हुआ है कि जो लैक्टोबैसिलस का नंबर है वो डबल हुआ है। जब हम लोग ने देखा है मिल्क को तो डबल होने का मीनिंग क्या हुआ कि ln2 = KT मैं लिख सकता हूँ, KT ये रिलेशन होगा बिकॉज ln n/n0 हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेशन आएगा। अब आप इसमें बात करो तो क्या निकालना था हम लोग को, K जो है कंसीडर करना है। एक तो इन्होंने मेंशन किया है 300 केल्विन पे, K 300 केल्विन क्या हो जाएगा ln2/T 300 केल्विन के लिए कितना दिया हुआ है 60 मिनट दिया हुआ है। दूसरा K at 400 केल्विन ln2/ कितना टाइम लगा इसमें बोला है कि 40 मिनट। ये दो हम लोग को चाहिए था, बिल्कुल मिल गया। अब बात करते हैं इसमें रिलेशन का, जो हम लोग अरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है ln K2/K1 ln K2/K1। आप जो है निगेटिव साइन भी कंसीडर कर सकते हो, ln K2/K1 EA RT R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, इसमें रख दे वैल्यू। हम लोग को क्या लिखना है ln K2/K1, इसको डिवाइड कर दो आप। ln K2/K1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई थिंक 3/2 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ln K2/K1 दैट इज 3/2। निगेटिव साइन आएगा तो हम लोग इसको K1/K2 ले सकते हैं बिकॉज निगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा ln 2/3। दे हैव गिवन दिस वैल्यू ln 2/3। अब जो है ये की बात करें, यहाँ पे ये R they have mentioned we have to take R = 8.3। टेम्परेचर हम लोग को पता है कि T1 कितना हो गया है, T1 they have taken 300 एंड T2 कितना हो जाएगा दैट इज 400। ये हो जाएगा सिंपली, आप इसको वैल्यू रख लो। वैल्यू हम लोग को पता है कि दैट इज 0.4। ये को कैलकुलेट किया जा सकता है, ये को कैलकुलेट करोगे दिस इज गोइंग टू गिव अ नियर बाय वैल्यू दैट विल बी नियर बाय वैल्यू विल बी 4। आप इसको जो है कंसीडर कर सकते हो। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस। अदरवाइज आप सिंपल सा रिलेशन ये भी यूज कर सकते हो, दैट इज क्या कि ln K = A × EA/RT। ठीक है, आपको इसको भी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ln K1 K2 का रिलेशन रखना, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको जो है आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि ये जो है इन दैट केस 4 आ जाएगा बिकॉज e⁻³ दे हैव गिवन, e⁻³ दे हैव गिवन। तो हम लोग इजीली हम लोग ये जो होगा ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 के नियर बाई वैल्यूज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर